नमस्कार। कथा कथन में आपका स्वागत है। आज सुनिए प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ साहित्यकार जयशंकर की लिखी हुई कहानी प्रभा नर्सिंग होम। जयशंकर जी कथा साहित्य के साथ साथ कथेतर गद्य में भी अपने आत्मान्वेषी और संवेदनशील लेखन के लिए जाने जाते हैं, जहाँ स्मृति, अवसान और समय का बोध एक दूसरे में घुल मिल जाता है। वे समय की हलचलों के थिर जाने के बाद उभरने वाले यथार्थ के लेखक हैं। आज सुनिए समालोचन वेब पत्रिका पोर्टल से साभार ली गई उनकी नई कहानी प्रभा नर्सिंग होम। प्रस्तुत है मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। राधा को अपने स्कूल से नर्सिंग होम तक पैदल चलकर आने में 10 मिनट भी नहीं लगते हैं। बीच में सकरी सी सड़क है। उस सड़क के दोनों तरफ सप्तपर्णी के पेड़ों की कतार। इन दिनों सप्तपर्णी के पेड़ों पर फूल हैं, पेड़ों के नीचे हवाओं से गिरे हुए फूल भी। प्रभा नर्सिंग होम पीली और आधी दीवारों से घिरे हुए कंपाउंड के बीचों बीच खड़ा हुआ है, एक छोटी सी लेन के किनारे। लेन के उस तरफ कुछ पुराने बंगले हैं। एक अमरोली वाला का सफ़ेद बंगला, एक अनीता थॉम्पसन का लाल दीवारों का छोटा सा बंगला। ये नर्सिंग होम पुराना है। कभी डॉक्टर बेडेकर की माँ का सूतिका गृह कहलाता था। वहाँ काम कर रही आनंदी बाई राधा की बुआ थी। अपने बचपन के दिनों में ही राधा अपनी बुआ का टिफ़िन पहुँचाने इस नर्सिंग होम में रोज ही जाया करती थी। इन दिनों उसकी आई वहाँ पर भर्ती है, पिछले 1 आध महीने से। आई की याददाश्त गड़बड़ाने लगी है, वो बहुत ज़्यादा भूलने भटकने लगी है। क्या अब आई की याददाश्त लौटेगी ही नहीं? राधा पूछती है। ये कहना मुश्किल है। इन दिनों चिड़िया से भी कम खाने लगी है। खा तो रही है, इस उम्र में ये भी कोई छोटी बात नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि कुछ ही दिनों में हमारा सब कुछ बदल गया। कल तक आई बच्चों को पढ़ा रही थी। तुमने गौतम बुद्ध की ज़िंदगी का ये किस्सा सुना ही होगा। राधा चुप हो गई। इस वक्त वो डॉक्टर बेडेकर की समझ और सनक से दूरी रहना चाह रही थी। उन्हें नर्सिंग होम में भर्ती हुए दूसरे मरीजों को देखना भी था। शाम ढल रही थी, ताराबाई आती ही होगी। राधा स्कूल से सीधे आ गई थी। कुछ देर के लिए घर जाना चाहेगी, तब तक ताराबाई आई के पास रहेगी। उसकी आई पिछले 1 महीने से प्रभा नर्सिंग होम में भर्ती है। आई सिनाइल डिमेंशिया की शिकार हो चुकी है, 70 की उम्र को छू रही है। ये मार्च है। पिछले नवंबर में इन दोनों बच्चों ने अपनी आई का जन्मदिन मनाया था। उनका बेटा उपहार में उनके लिए लक्ष्मीबाई तिलक की आत्मकथा ले आया था, जिसे मिसेज राणा डे नर्सिंग होम में आने के पहले तक धीरे धीरे पढ़ती रही थी। प्रभा नर्सिंग होम चर्च स्क्वायर के करीब है। पड़ोस में शहर का मशहूर हसन गैरेज कारों की मरम्मत के लिए जानी मानी एक जगह है। मिसेज राणा डे की याददाश्त के गड़बड़ाने का एकदम शुरुआती अनुमान हसन गैरेज के मालिक मुस्तफ़ा अंकल को ही हुआ था। वे बरसों से मिसेज राणा डे को सुबह की सैर के वक्त मिलते रहे थे। मुझे 2-3 दिन से ऐसा लग रहा है कि वे मुझे पहचान नहीं रही हैं। देखती हूँ अंकल, ताराबाई से भी पूछती हूँ, राधा ने कहा था। उन्होंने मुझे नहीं पहचाना। वे मेरे सामने से किसी अजनबी की तरह चली गईं 2-3 बार। उसी शाम ताराबाई ने भी कन्फर्म किया था कि उसकी आई काफ़ी कुछ भूलने लगी है। ये मकर संक्रांत के आसपास की बात होगी। अब मार्च की हवाओं के चलने के दिन हैं। मिसेज राणा डे सिनाइल डिमेंशिया की तकलीफ़ों के लिए ही प्रभा नर्सिंग होम में रह रही हैं। राधा यहीं एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है। रवि यहाँ से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सेंट्रल स्कूल में भूगोल पढ़ाता है। ये दोनों ही अविवाहित हैं। इनकी बड़ी बहन कोल्हापुर में अपने भरे पूरे परिवार में रहती है। सर्दियों में इनकी आई कोल्हापुर में रही थी। रिटायर हो जाने के बाद से वे हर साल अपना थोड़ा सा वक्त अपनी बड़ी बेटी के यहाँ बिताती आई हैं। उनकी ज़िंदगी आसान नहीं रही, रवि कहता है। उनका शरीर तो ठीक ही रहा है, मन थक जाता है। तुम बहुत ही छोटी थी। आई को अपने स्कूल में देर देर तक काम करना पड़ता था। वो अकेली काम कर रही थी। स्कूल में ही उनको हार्ट अटैक आया था। तुम्हें बाबा का चेहरा याद है? बहुत ही धुंधला सा। उनके मरने के वक्त मैं 8 बरस का था। अक्का भी छोटी रही होगी। वो 10 की थी, प्राइमरी के आखिरी साल में।
रवि और राधा बीच बीच में अपने परिवार के बारे में, उसके अतीत को लेकर अक्सर बात कर लिया करते थे। नर्सिंग होम के चारों तरफ पुराने और बड़े बड़े छायादार पेड़ खड़े हुए हैं। उनके नीचे बेंचें रहती हैं। प्रभा नर्सिंग होम इनके घर से आधे किलोमीटर की दूरी पर खड़ा होगा। डॉक्टर बेडेकर की माँ भी डॉक्टर थीं। अभी वे जीवित हैं, लेकिन नर्सिंग होम के ऊपरी हिस्से के घर में रहती हैं। डॉक्टर की पत्नी के मरीज नर्सिंग होम में एडमिट रहते हैं, ज़्यादातर गर्भवती औरतें। 12 बिस्तरों के नर्सिंग होम में बच्चों के रोने की आवाज़ें, युवा औरतों के सिसकने कराहने की आवाज़ें बनी रहती हैं। तुम्हारा जन्म इसी नर्सिंग होम में हुआ था, मिसेस राना डे कहती हैं। आई, तुम 10 बार ये बात बता चुकी हो, रवि मुस्कुराते हुए कहता है। आजकल बहुत ज़्यादा भूलने लगी हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा, जल्दी ही ठीक हो जाएगा, राधा कहती है। शाम के ढलने का वक्त है। गली में नीम अंधेरा छाया हुआ है। अनीता थॉम्पसन के घर से जैज़ के किसी रिकॉर्ड के स्वर उभर रहे हैं, बरसों पहले का कोई अश्वेत गायक का स्वर। तू बहुत कमज़ोर था, मुझे अस्पताल में 10-12 दिन रहना पड़ा था। इनकी आई को उनकी 50 बरस पहले की ज़िंदगी साफ साफ याद आ जाती है। उस ज़िंदगी का एक एक डिटेल, दिन या रात का पहर तक, मौसम का मिजाज भी, पर अभी अभी घटा हुआ भूल जाती हैं, अपने चाय पिए जाने को, बालों को कंघी करने को। कोई बीमारी है या कुदरत का कोई खेल, जादू सा महसूस होता है, राधा कहती है। सावनेर में एक बड़ा ओझा रहता है, मिनटों में मरीज खड़ा हो जाता है, ताराबाई सुझाती है। ताराबाई इनके घर से जुड़ी ही रही, 40 से ज़्यादा बरस होने को आए हैं। बहुत बहुत पहले इनके घर के कंपाउंड में मंगला गौरी पूजा के दिन फूल लेने आई थी। तब मिसेस राना डे प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती थीं। जान पहचान हो गई। ताराबाई सुबह शाम चपाती बनाने के लिए आने लगी। धीरे धीरे घर की रसोई संभालने का काम उनके जिम्मे आता गया। उनका अपना घर परिवार इनके इलाके में ही था। वैसे ये लोग ग्रामीण इलाके से आए थे। तब यहाँ इतने घर नहीं थे, फ्लैट तो शायद एक भी नहीं, ताराबाई बताती है। विक्टोरियन स्टाइल के बंगले बहुत थे, एक एक कर हर बंगला टूटता गया, अब वहीं फ्लैट्स खड़े हुए हैं, राधा कहती है। नर्सिंग होम के परिसर में पीपल का भी बरसों पुराना पेड़ खड़ा है। उसके चबूतरे पर देवी की आधी अधूरी पत्थर की प्रतिमा खड़ी रहती है। वहीं एक झूला भी खड़ा रहता है। राधा बचपन से इस झूले को देखती आई है। इन दिनों झूले पर बैठना भी हुआ है। आई जब नींद में रहती है तब वो वार्ड से निकलकर यहाँ आ जाती है। बैग में कोई किताब रहती ही है, कभी पढ़ती है और कभी आते जाते राहगीरों को, अस्पताली हलचलों को देखती रहती है। राधा को अपने 40 बरस के जीवन का कितना कुछ याद आता रहता है। आई का जीवन, अपने बड़े भाई की ज़िंदगी, अपना पहला और आखिरी प्रेम। उसके प्रेम का 1 साल का भी इतिहास नहीं रहा, पर जितना उनका साथ रहा उसका एक एक दिन, हर दिन राधा के लिए अब तक यादगार बना हुआ है। वो लड़का एक सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया था। 26 बरस का रहा होगा। मिशनरी के स्कूल में स्पोर्ट टीचर था। जीवित रहता तो 6 महीनों के बाद राधा से उसकी शादी होनी थी। उन दोनों की सगाई हो चुकी थी। राधा को किसने नहीं समझाया, लेकिन वो नहीं मानी तो नहीं ही मानी। उसी स्कूल में पढ़ाती रही जिस स्कूल के गलियारों में अपने प्रेमी से मुलाकातों को जीती रही थी। रवि 4 बरस बड़ा है। छोटी बहन ने अकेले रहने का फैसला किया और उसके अपने कदम विवाह के लिए डगमगाने लगे। धीरे धीरे वो भी विवाह की उम्र को खोता चला गया। अब वो 44 के आसपास होगा। दोनों भाई बहन मित्रों की तरह साथ साथ बने रहते हैं। देर देर तक बातचीत और बहस करते रहते हैं। जिंदगी गुजरती चली जाती है, कहीं भी कभी भी रुकने का नाम नहीं लेती है। रवि सोचता रहता है। अस्पताली गलियारे में अपनी आई के बिस्तर के करीब बैठा रहता है। आई नींद में, नर्स पूरे वार्ड में घूमती हुई। कभी कोई नवजात बच्चा रोने लगता है, कोई डिलीवरी के लिए लाया जाता है, कोई डिलीवरी के बाद अपने घर लौटती रहती है। आई की नींद टूटती बिखरती रहती है। वार्ड में ताजुद्दीन बाबा की बड़ी सी तस्वीर टंगी है। वहाँ फूलमाला चढ़ाई जाती है, अगरबत्ती जलती रहती है। सब कुछ उसके हाथ में है। अधेड़ उम्र की नर्स कहती रहती है। डॉक्टरनी की अपनी अलग सी मेज है, अलग सा कमरा। वहाँ पर एक कोने में साईं बाबा की तस्वीर टंगी रहती है।
मिसेज राणा डे अपने विवाह के बाद इस शहर में आई थीं। पति पब्लिक लाइब्रेरी में ग्रंथपाल थे। लाइब्रेरी के पड़ोस में उनका मकान पहले किराए का था, बाद में इन लोगों ने खरीद लिया। दोनों बच्चों का जन्म इसी इलाके में हुआ, डॉक्टर की माँ के नर्सिंग होम में। तब तक मिसेज राणा डे ने स्कूल पढ़ाना शुरू नहीं किया था। राधा के होने के 4 वर्षों के बाद उसके पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनकी ही खाली जगह पर मिसेज राणा डे को पहले लाइब्रेरियन और ट्रेनिंग होने के बाद अध्यापन का काम सौंपा गया था। वो 58 बरस की उम्र में रिटायर हुई थी। उन वर्षों का दीदी का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन था, ताराबाई बताती है। हम दोनों की देखभाल कौन करता था? राधा पूछती है। तुम्हारी नानी यहीं रहने लगी थी, तुम्हारी बुआ ने भी बहुत संभाला था, और तुमने भी तो हमारी कम सहायता नहीं की है। मैं सुबह शाम खाना बनाने आया करती थी। मेरे भी घर में मेरे 2-2 बच्चे बड़े हो रहे थे। ताराबाई अधूरा सच व्यक्त किया करती थी। उसने इन दोनों को भी अपने ही बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था। ताराबाई ने जब इनके घर में काम करना शुरू किया था, तब वे अपने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर रही थी। अब वे बूढ़ी हो रही हैं। 4 लोगों की दादी और नानी हैं। भंडारा के आसपास के ग्रामीण और गोंड लोगों के इलाके से शादी के बाद इस शहर में आई थी। रवि और राधा ने ताराबाई से आदिवासियों के इलाके के न जाने कितने कितने गाने और किस्से सुने हैं। कभी वे इन दोनों को अपने गांव भी ले गई थी। राधा को वहाँ की लंबी चौड़ी नदी, वहाँ के पुराने शिव मंदिर की सीढ़ियाँ याद आती रहती हैं। रवि ने तभी बरसों पुराने तालाबों को पहली बार देखा था। आदिवासियों की जीवन जगत की अपनी गहरी समझ रही है, रवि सोचता रहता है। बाद के दिनों में बस्तर की यात्राएं करते हुए रवि को और समझ में आया था कि आदिवासियों की अपनी सभ्यता और संस्कृति कुछ कम विकसित नहीं थी। उनका अपना ज्ञान विज्ञान था, अपनी कला और संगीत। यहाँ भी रहा होगा कि रवि ने कभी अपने स्कूल के छात्रों के बीच तीजन बाई के पंडवानी गायन का प्रोग्राम करवाया था। रवि ही नहीं, कस्बे और स्कूल के लोगों ने पंडवानी के जादू और जीवन को देर तक अपने साथ पाया था। राधा समय काटने के लिए जासूसी और मनोरंजक अंग्रेजी उपन्यासों को पढ़ती रही है। इस इलाके के सर्कुलेटिंग लाइब्रेरी से, अपने स्कूल की लाइब्रेरी से अगाथा क्रिस्टी, डेफोन मॉरियर की किताबें लेती रहती है। रवि की दिलचस्पी गंभीर किताबों में रहती है। वो कम पढ़ता है, लेकिन अच्छी और गंभीर किताबें। वेस्टर्न बुक डिपो और कोहिनूर एजेंसी से वो अपने लिए किताबें और कैसेट्स खरीदता आया है। उसकी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दिलचस्पी रहती आई है। वो बचपन से ही ऐसा रहा है, मिसेज राणा डे को लगता है। और मैं? राधा पूछती है। तुम्हारे अंदर कभी भी गंभीरता नहीं रही, तुम अधीर बनी रहती हो। वो बेटा है ना आपका? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा है। तुम्हें अपने बारे में गलतफहमी है। हो सकती है। माँ और बेटी के बीच, लड़का और लड़की के बीच का, समाज का ये भेदभाव हमेशा से बहस का विषय रहता आया है। राधा को लगता रहा कि उसकी माँ ने अपने बेटे पर जितना ध्यान दिया है, उसका आधा भी अपनी बेटी पर नहीं। राधा को लगता रहता है कि उसकी आई को अपने बेटे का अकेलापन नज़र आता है, लेकिन बेटी का नहीं। नर्सिंग होम के परिसर में बीतते हुए अपने समय के बीच राधा को कितना कुछ याद आता रहता है। उसकी आई ज़्यादातर सोती रहती है। उनकी एक दवाई नींद की भी है। डॉक्टर बेडेकर से खूब बातचीत हो सकती है, लेकिन वो उनकी समझ, उनकी सनक से दूर रहना चाहती है, उनसे भी, उनकी निगाहों से भी। मृत्यु सिर्फ एक मजाक है, डॉक्टर ने कहा था, और अपनी ही बात पर हंसने लगे थे। ये अच्छा रहा कि वार्ड के भीतर उनकी ये बात अंग्रेजी में आई थी। वहीं 7-8 पलंगों पर कुछ गर्भवती, कुछ हाल ही में माँ बनी लड़कियाँ थीं। वे बरसों अकेले रहे, मिलिट्री अस्पताल में थे, मिसेज राणा डे कहती। इससे क्यों कोई झक्की हो जाता है? तुम कुछ भी कहो, लेकिन मुझे उनकी निगाहों में खोट नज़र आता है। तुम उनके बाग में क्यों नहीं बैठती? रवि कहता है। वहाँ खूब मच्छर रहते हैं। उस दीवार के पीछे ही स्कूल का टॉयलेट है। मुझे क्या हमेशा यहाँ रहना है? आई पूछती है। ताराबाई रात में रह जाती। उसे यहाँ नींद नहीं आती है। शाम तक तो रहती है बेचारी। उसका अपना भी तो घर है, वो हमारी सगी तो है नहीं। हमारा अपना कोई सगा है तो ताराबाई ही है। वो ना होती तब हमारा यह संकट बहुत बड़ा हो जाता था। राधा को आई की बात समझ में आती है। वो
कम से कम दिन में स्कूल तो चली ही आती है। रवि सिर्फ 2 दिनों के लिए आ पाता है। आई का ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आ रहा है। डिमेंशिया की तकलीफ़ें बढ़ नहीं रही हैं। इंसोमेनिया चला गया है। मिसेस बेडेकर का कहना है कि राधा अपने घर में सो सकती है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो आई के बिना शायद ही कभी सोई होगी। अपने स्कूली दिनों में स्काउट के कैंपों में जाती थी और रात रात भर जागती रहती थी। और जब एक दिन आई नहीं रहेगी, ताराबाई समझाती है, तब बात और रहेगी। मुझे भी ये डॉक्टर अच्छा नहीं लगता है, बुरी तरह घूरता रहता है। क्यों, तुम्हारे साथ कोई हरकत? राधा चौंकती है। नहीं नहीं, मुझ बुढ़िया के साथ क्या करेगा, लेकिन उसकी निगाहें बुरी हैं। रवि को मत कहना, वो मेरे लिए परेशान हो जाएगा। दीदी को अब ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे, अब वो पहले से अच्छी हैं। कौन कह रहा था? डॉक्टरनी कह चुकी है। कब कह रही थी? डॉक्टरनी तो 2-3 बार कह चुकी है। कल भी बाहर से आए डॉक्टर को बता रही थी। आई के लिए एक मनोचिकित्सक बीच बीच में आते रहे हैं, प्रभाकर भावे। उन्होंने राधा और रवि को उनकी आई की बीमारी के बारे में विस्तार से समझाया था। उनके पास हमेशा ही किसी न किसी को रखने का सुझाव दिया था, कभी भी अकेले नहीं छोड़ने को कहा था। यहाँ कुछ दिन रहने दें, चहल पहल बनी रहती है, शायद उनकी याददाश्त लौट भी सकती है। पर डॉक्टर बेडेकर कह रहे हैं कि अब आई की याददाश्त लौटना मुश्किल है। मैं ऐसा नहीं सोचता। वो डॉक्टर युवा है, बाहर से पढ़कर आए हैं, उम्मीद नहीं छोड़ने का सुझाव देते हैं। आदमी उम्मीद ही छोड़ देगा तो उसके पास क्या बचेगा, भावे कहते हैं। लेकिन विज्ञान भी तो सच कहता है, रवि पूछता है। आदमी के सच को कोई नहीं जानता है। विज्ञान भी धर्म की तरह ही बेबस है। आदमी को किसने जाना है? डॉक्टर भावे ये सब बेडेकर सर की केबिन में समझा रहे थे। डॉक्टर बेडेकर बाहर रहे होंगे। उनकी मेज पर दवाइयों के विज्ञापन पड़े थे, मेडिकल बुलेटिन, दवाइयों के नमूने और टाइम्स ऑफ इंडिया के अंक। दीवार पर ग्रीक चिकित्सक के संगमरमर की प्रतिमा थी और पड़ोस में उनके फ्रेम किए गए सर्टिफिकेट्स, उपलब्धियां और उनकी तस्वीरें। एक तस्वीर में डॉक्टर बेडेकर अफ्रीका के जंगल में खड़े हुए थे। बुढ़ापा कोई बीमारी नहीं है, भावे समझा रहे थे। लेकिन बीमारियां तो बुढ़ापे के कारण ही बाहर आती हैं, रवि का सवाल था। इन सबका गहरा रिश्ता हमारे मन से रहता है। डॉक्टर भावे की बातों से राधा का ख्याल अपने मन की तरफ जाने लगा था। राधा का मन, जो इन दिनों में तरह तरह के ख्यालों से बेचैन बना हुआ है, उसने किसी से भी इस बात को साझा नहीं किया है कि नर्सिंग होम के बिस्तर पर आधी रात को उसने किसी की उंगलियों को अपने हाथ पर पाया था। वो बुरी तरह डर गई थी। वो समझ नहीं पा रही है कि ऐसा सचमुच में हुआ था या उसका अपना कोई स्वप्न था। इन दिनों वो कुछ भयावह स्वप्नों को देखती रही है। आधी रात में उसकी नींद टूट जाती है। वार्ड में सब कोई सोते रहते हैं, सिर्फ पंखों के चलने की आवाज़ें रहती हैं, बीच बीच में बाहर घूमते गोरखा की। हर दिन राधा सोचती है कि वो उस रात की सच्ची झूठी घटना को अपने भाई से साझा करेगी, लेकिन बाद में उसे अपने भाई का, अपनी आई का ख्याल आता है कि उन दोनों पर इस बात का कैसा असर होगा। तुम कुछ दिनों की छुट्टियां क्यों नहीं ले लेती? रवि कहता है। अगले माह मैट्रिक की परीक्षाएं होंगी। तुम्हारी नींद नहीं हो पा रही है। आई को ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। क्या पता ऐसे ब्लड प्रेशर के चलते घर कैसे जाएगी। हम घर में भी एक नर्स रख सकते हैं, बुआ से कहेंगे। ये अच्छा रहेगा, मैं कल डॉक्टर से बात करूँगा, वे भी मान जाएंगे। पर डॉक्टर तैयार नहीं हुए थे। उन्हें किसी भी तरह के रिस्क लेने से मना करने लगे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको नर्सिंग होम में क्या तकलीफ़ हो रही थी। घर पास में था। उनके अध्यापक होने, राधा के अध्यापक होने से डॉक्टर की फ़ीस को बिल में जोड़ना भी नहीं था। वार्ड भी जनरल ही था। दवाइयों का खर्च भी बहुत कम हो रहा था। 3-3 डॉक्टर मरीज की देखभाल कर रहे हैं। मिसेस राणा डे फरवरी की शुरुआत में नर्सिंग होम में एडमिट हुई थीं। अब मार्च चल रहा है। कुछ ही दिनों में इस बार की बसंत ऋतु चली जाएगी। शाम के समय तेज़ हवाएं चलने लगी हैं। चौराहे पर धूल के गुबार उठते रहते हैं। कभी कभार हल्की सी बूंदाबांदी हो जाती है। राधा नर्सिंग होम की खिड़की से मौसम के बदलने की आहटों को सुनती रहती है। रवि वीकेंड में लौटता है और कस्बाती लैंडस्केप में मौसम के बदलावों से बाहर आते डिटेल्स को सुनाता रहता है। मार्च का मौसम किसके मन को मोहित नहीं कर देता है। धीरे धीरे गर्मियों का मौसम बहुत ज़्यादा क्रूर होता जा रहा है, रवि कहता है।
हम लोग नेचर को कितना ज़्यादा छेड़ भी रहे हैं, राधा कहती है। राधा के मुंह से छेड़ना शब्द बाहर आता है और उसे अपने साथ घटी उस रात की याद आ जाती है। क्या उसके हाथ पर सरकती हुई उंगलियां सच बात थी या उसका कोई स्वप्न? बाद में वार्ड का पर्दा भी हिलता नजर आया था। उसने किसी के कदमों की आहट भी सुनी थी। कहीं वे डॉक्टर बेडेकर की उंगलियां तो नहीं थीं? राधा के मन में आया था कि वो रवि से ये सब बता दे तो उसे थोड़ी सी तसल्ली मिलेगी। आखिर अपने दुस्वप्न के साथ वो कब तक बनी रहेगी? रवि से जरूर कोई सांत्वना मिलेगी और उसके मन का बोझ कुछ कम होगा। वो रात को निश्चिंत होकर आई के करीब सो सकेगी। पर कुछ पल भी नहीं बीते और उसे लगा कि ये सब इन दिनों की बेचैनियों से बाहर आता हुआ भ्रम ही होगा। कोई कैसे औरतों के अस्पताल में इस तरह घुस सकता है? डॉक्टर तो बिल्कुल भी नहीं। मार्च की शाम के इस वक्त दोनों भाई बहन वार्ड के सामने की लकड़ी के बेंचों पर आमने सामने बैठे हैं। उनके करीब की मेज पर अस्पताल में आने वाले मरीजों के नाम और पते के लिए रजिस्टर रखा है। दीवार पर नवजात बच्चों की तस्वीरें, गर्भवती स्त्रियों के लिए सावधानियां बताता हुआ चार्ट। बाहर की छोटी सी सड़क पर नीम अंधेरा फैल रहा है। गर्मियों के लौटने के दिन, अनीता थॉम्सन के घर से बाहर आते रिकॉर्ड के स्वर। ये सब भी बीत ही जाएगा, रवि कह रहा है। इस दुनिया में न जाने क्या क्या नहीं बीत गया है, राधा कह रही है। वो आने वाले दिनों के इम्तिहान के बारे में बता रही है, आने वाले दिनों की अपनी जिम्मेदारियों के बारे में। रवि सुन रहा है। वार्ड के भीतर उनकी माँ सो रही है। बीच बीच में किसी बच्चे का रोना सुनाई देता है। मरीजों और उनके मिलने आए उनके रिश्तेदारों की बातों और हंसने की आवाज़ें भी। ताराबाई उनकी आई को सेब खिला रही है। शनिवार का दिन है, कल भी रवि यहाँ रहेगा। राधा दिन भर अपने आधे अधूरे काम करेगी। दोपहर को अच्छी और गहरी नींद लेगी। कल उसे नर्सिंग होम में नहीं आना है। कल का दिन ताराबाई की छुट्टी का भी दिन रहेगा। रात में ही ताराबाई को सोने के लिए आना पड़ेगा। प्रभा नर्सिंग होम के पुराने पेड़ों पर मार्च का अंधेरा उतर आया है। मार्च के दिनों की शाम के अंधेरे का अपना अलग सा जादू होता है। उस अंधेरे का अपना कोई रहस्य जिसे कोई जानता भी होगा और कोई नहीं भी जानता होगा। ये सब रवि के मन में आ रहा है। राधा का अपना मन शांत है। रवि पास में होता है। आई और ताराबाई साथ साथ हो जाते हैं तो राधा को अपने वे शांत दिन याद आने लगते हैं जब उनका समय प्रभा नर्सिंग होम में नहीं, अपने मकान के भीतर और बाहर बीतता रहता था। वे इन सबके अस्पताल के बाहर के दिन रहे थे और तब तक मिसेस राणा डे इस नर्सिंग होम में भर्ती नहीं हुई थी। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कथाकार जयशंकर जी की लिखी हुई कहानी प्रभा नर्सिंग होम। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।